नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा चुनाव में सोरेन ने बीजेपी के गमलियाल हेम्ब्रम को 39,791 वोटों के अंतर से हराकर बरहेट सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। यकीनन ये पल खास है, यकीनन ये लम्हा ऐतिहासिक है, यकीनन झारखंड की उम्मीदों वाली इस तस्वीर में सूबे के भविष्य की तकदीर है। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जी, एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सरकार है। राज्य के मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। हेमंत सोरेन ने रिकॉर्ड चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी झारखंड में गुरुवार को नई सरकार की ताजपोशी हो गई। हालिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन ने चौथी बार राज्य का मुखिया बनकर इतिहास रच दिया है। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। वैसे तो हेमंत सोरेन का ये कार्यकाल झारखंड के लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदिवासी अधिकारों के मुद्दों पर सरकार से उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीदें राज्य की आवाम को ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को भी है, क्योंकि हेमंत ने अपने बल पर अपनी सियासत की योग्यता को साबित किया है। इतिहास के पन्ने को पलटे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 49 साल के नेता हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में ये चौथा कार्यकाल है। हेमंत सोरेन की चौथी पारी, पहली पारी 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक, दूसरी पारी 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक, तीसरी पारी 4 जुलाई 2024 से 27 नवंबर 2024 तक, चौथी पारी 27 नवंबर 2024 से। वैसे तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है और वैसे भी जेएमएम का ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि राज्य में पहली बार कोई सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनी है। आपको बता दें कि झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। इसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 56 सीटों पर ऐतिहासिक जीत मिली, जिसमें जेएमएम को 34, कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 4 और सीपीआई-एमएल को 2 सीटों पर जीत मिली है। यानी रच दिया इतिहास एक बार फिर हेमंत सरकार। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के दौरे पर हैं और गुरुवार को वो बांदा से पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर और अन्य निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति के बारे में जाना। सीएम ने जिले की कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों से चर्चा की। सीएम योगी ने कहा कि धर्मनगरी चित्रकूट आगमन का फिर एक बार मुझे सुनहरा मौका मिला। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। श्री राम ने वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट में व्यतीत किया था। अति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रह करके अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस चित्रकूट धाम के लिए कुछ करने का सौभाग्य हमारी सरकार को, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज मैं मध्याह्न में चित्रकूट धाम पहुंचा हूं। समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक दो कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत तो मुझे यहां पे राम घाट पर मां मंदाकिनी के सानिध्य में पूजन और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहां पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर के किए जाने वाले प्रयास हों या राम घाट की सुंदरीकरण को लेकर, सरकार ने पहले ही इसको लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहां पर हों, देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो, एयरपोर्ट यहां पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहां पे सप्ताह में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। बड़े विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे हजारों वर्ष पहले, लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का, चाहे वह लालापुर
भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। संभल की आग अभी शांत भी नहीं हुई है और इसी आग पर अब सियासत की रोटी सेकी जा रही है। संभल में रविवार को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और अब जो सियासत की जा रही है वो भी नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा दंगे को भड़काने वाले उपद्रवियों की फोटो सामने आई और इस दंगाइयों की फोटो सामने आते ही विपक्ष पूरी तरीके से अशांत हो गया। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। हिंसा में हो रहे चौंकाने वाले खुलासे। सर्वे से पहले ही दिन हुआ था बवाल। जामा मस्जिद में जबरन घुस गए थे 150 लोग, मगर अब संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच पेश होगी सर्वे रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम फरहद बताया जा रहा है। आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान इसी शख्स ने भड़काऊ बातें कही और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कराया। फरहद की गिरफ्तारी के बाद अब तक इस मामले में कुल 28 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं एक के बाद एक गिरफ्तारी और पुलिस के एक्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रिएक्शन आने में देर नहीं लगी। अखिलेश यादव ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पुलिस कार्रवाई को इशारों ही इशारों में एक तरफा करार देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने जो लिखा है अब वो भी देखिए। अखिलेश यादव ने लिखा कि जिन्होंने बवाल शुरू किया और जो पहल फसाद की वजह बने, उनकी तस्वीरें कब लगेंगी। बकायदा अखिलेश यादव ने सर्वे के दौरान की तस्वीरों को भी पोस्ट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है अखिलेश यादव का ये पोस्ट उस पोस्टर का जवाब है जो योगी सरकार ने एक्शन लेने की बात कही है, जिसमें सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर चौराहों पर लगाने की तैयारी की है। जो सत्ता पे बैठे हुए लोग वो लोग हैं जो देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह की जो ये देखने को मिल रही हैं घटनाएं, कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को आरक्षण मिले, हमारी महंगाई कम हो। तो मैं समझती हूँ लगातार इस सरकार की एक ही वन पॉइंटेडनेस में काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए जो मेन इश्यूज हैं आज की तारीख में। 22 तारीख की रात को कि 23 को फिर से या 24 को फिर से सर्वे कराएंगे, 23 की रात को डिसीजन लेना। और जहां प्रशासन के लोग आगे चल रहे हैं, डीएम आगे चल रहा है, एसओ आगे चल रहा है और पीछे से नारेबाजी होती है, तो प्रशासन ने उसी पॉइंट में क्यों नहीं कंट्रोल किया। तो ये पूरा प्रशासन के द्वारा ही कराया गया घटनाक्रम है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। देखिए, कानूनी लड़ाई लड़े, यही तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जब चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है तो कोई कानून से खिलवाड़ ना करे। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। वो मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है और उसमें जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अब सुरक्षा व्यवस्था में चूक न रहे इसके लिए रणनीति बना ली गई है, क्योंकि शुक्रवार को इस मामले पर 2 बड़े अपडेट आने हैं कि अदालत में वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है तो प्रतिवादियों की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा, यानी दोनों पक्ष कोर्ट में मौजूद होंगे। और दूसरा ये कि जामा मस्जिद में
जुम्मे की नमाज है, यानी अदालत ने दोनों पक्षों के मौजूद होने पर सुरक्षा कारणों को लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। साफ है 29 तारीख को जामा मस्जिद में नमाज होगी। पहले ही बवाल हो चुका है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। इसलिए पुलिस भी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। संभल से सतीश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारी मन से बताना पड़ रहा है कि पिछले 1.5 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। सुरक्षित हैं। महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की, मनचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है। और ये सारी घटनाएं घट रही हैं अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के अंदर। अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली सीधे उनके अंडर में आती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था उनको मेंटेन करनी है। वो अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू करेंगे? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 23 नवंबर को गोविंदपुरी में किरणपाल नाम की पुलिस कांस्टेबल, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, जिन्हें हमें सुरक्षा देनी है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। किरणपाल नाम के 28 साल के पुलिस कांस्टेबल की चाकू गोद के हत्या कर दी गई, और यह महज अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर दूर हुआ। 31 अक्टूबर को फर्श बाजार, वहां पे गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई दिवाली वाली रात को, और यह महज 14.5 किलोमीटर, अमित शाह जी के घर से 14.5 किलोमीटर दूर हुआ। 21 अक्टूबर को करोल बाग में एक महिला को किडनैप करके रेप कर दिया गया, अमित शाह जी के घर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पे। 14 सितंबर को ग्रेटर कैलाश में 35 साल के एक जिम के मालिक को गोली मार के 2 मोटरसाइकिल वालों ने गोली मार के उसके मर्डर कर दिया, महज 9.5 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से दूरी है उनकी। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, यह हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी दिल्ली की मां, बहनें, बेटियां, उनसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हो? लक्ष्मी नगर की महिलाएं, पटपड़गंज की महिलाएं, ग्रेटर कैलाश की महिलाएं, जनकपुरी की महिलाएं, कोई भी पूरे दिल्ली में कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? चाहे मेट्रो में जाएं, चाहे बस में जाएं, 7 बजे के बाद अगर बेटी घर ना लौटे तो मां बाप को चिंता हो जाती है, पता नहीं सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। ये हमारा शहर है, और हमारे शहर के किसी भी कोने में हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास और आपके पास भी होगी। 11 अक्टूबर को सराय काले खां 10 किलोमीटर दूर है अमित शाह जी के घर से, वहां एक 34 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया और वो अर्धमूर्छित अवस्था के अंदर पाई गई। 12 सितंबर को बेगमपुर में 3 साल की बच्ची को किडनैप करके सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मात्र 8 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 30 हजारी अगस्त 8 अगस्त को 30 हजारी कोर्ट के अंदर एक वकील ने 21 साल की एक महिला का कोर्ट के अपने चेंबर में बलात्कार कर दिया, मात्र 10 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में 9 साल। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी और रोड टैक्स में छूट भी दी जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का मकसद राजधानी में ई व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देना है। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। बताते हुए खुशी है कि आज
दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो दिल्ली के लोगों के हित में हैं और दिल्ली के लोगों के जो रुके हुए काम हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू करने का है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि 2020 में जब दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई अगस्त 2020 में, तो दिल्ली पूरे देश में शायद वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थी जो इतनी प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आई। इस पॉलिसी का क्या नतीजा हुआ? इस पॉलिसी का नतीजा हुआ कि जहां 2019-20 में 4% से कम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होते थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी आने के बाद 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखें तो दिल्ली में टोटल रजिस्टर होने वाले सभी व्हीकल्स में से 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है। यानी किसी भी और राज्य में इतना हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नहीं था, नंबर 1। और ये नेशनल एवरेज जो 6% है उसका दुगना है। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की ईवी पॉलिसी देश भर में सराही गई, और ये तो सिर्फ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और गाड़ियों के लिए पॉलिसी थी। ईवी बसेस खरीदना तो इससे बिल्कुल अलग था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर इस ईवी पॉलिसी में भी पिछले 10 महीने से अड़ंगा डाला गया। पिछले 10 महीने से जो भी कोई ईवी व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पे सब्सिडी नहीं मिल रही है। जो भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पर रोड टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। वायनाड लोकसभा तीसरा दिन रहा और वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा और नांदेड़ लोकसभा सीट उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान सदन में सांसद पद की शपथ ली। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी। विपक्ष के हंगामे से कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर हंगामा कर दिया था और विपक्ष ने यूपी के संबल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया था। राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।